हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कर देंगे और ऑफिशियली जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नवंबर एंड तक क्लास 12th अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस ए टू जेड अच्छे से इन डेप्थ में पार्ट वाइज खत्म कर देंगे। तो आज मैंने खत्म कर दिया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स बीएसटी की डाल दूंगा और 1 दिसंबर से शाम को 6 बजे मैं लाइव आ रहा हूं आप लोगों का पूरा अकाउंटेंसी इकोनॉमिक्स और बीएसटी का प्रिपरेशन कराने डेली क्रैश कोर्स में। तो आप लोग रेडी रहिएगा और क्रैश कोर्स का भी लिंक मैं डाल दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके जितने भी मटेरियल है आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में एसपीसीसी ऐप के अंदर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत कुछ सीखेंगे और 2 नंबर अपने पक्के करेंगे आज की इस वीडियो से। 1-1 मार्कर के 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम लोग एंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 मार्कर क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है पहचानने के लिए कि बताओ कि ये किस एक्टिविटी में आएगा, ये ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग में आएगा, इन्वेस्टिंग में आएगा या फाइनेंसिंग में आएगा। और अब जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं तो इन क्वेश्चनों में मुझे लगता नहीं है आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आप आसानी से समझ जाओगे। सेल ऑफ गुड्स फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग में तो जी नहीं आता, तो कहां आएगा? ऑपरेटिंग के अंदर। कैश रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू, सर्विस दी उससे पैसा मिला, ऑपरेटिंग के अंदर। परचेज किया, ऑपरेटिंग के अंदर। सर्विसेज के लिए पेड किया, ऑपरेटिंग के अंदर। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में, और अगर राइट ऑफ हुआ तो ऑपरेटिंग में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आता है, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर आपने इशू किया या डिबेंचर्स रिडीम किया, वो सब किसके अंदर आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। तो ये ऐसे सवाल पूछे था 1 मार्कर में, 4 ऑप्शन दे देगा किस एक्टिविटी का पार्ट है ये ट्रांजैक्शन। अगेन सेम वही क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिफाई करना है। शेयर्स खरीदा है, मेजॉरिटी बच्चे इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे जबकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। शेयर इशू नहीं किया है, शेयर खरीदा है। परचेज ऑफ शेयर है, इशू ऑफ शेयर्स नहीं है, शेयर्स खरीदा है तो इन्वेस्टिंग में। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लंबे समय का लोन आपने रीपे कर दिया, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म। तो रीपेमेंट ऑफ लोन जो है वो किसके अंदर आता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। कमीशन रिसीव कहीं नहीं आता, ऑपरेटिंग में आएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, असेट की बेचने पे जो गेन हुआ है उस पे जो इनकम टैक्स आप पे कर रहे हो, असेट को आप बेच रहे हो उस पे जो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आएगा? इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो असेट की सेल पे जो भी गेन हुआ है उस पे कोई इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो फिर वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ऑपरेटिंग, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग। तो जो कहीं नहीं आता इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में वो ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। एक सवाल ये भी आता है कि बताओ इस ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या फिर कैश का कोई भी फ्लो नहीं होगा। तो जैसे सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट को बेचा 1 लाख का, 1 लाख के प्रॉफिट में, भैया आपने बेचा ना तो इनफ्लो होगा। चाहे 1 लाख का प्रॉफिट हो, चाहे 10,000 का प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, असेट को अगर बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, चाहे कम आए चाहे नुकसान में कम आए, फायदे में ज्यादा आए, बट पैसा आएगा। तो वो इनफ्लो है, ध्यान रखना। वो क्या है क्लास? इनफ्लो। सेल ऑफ गुड्स ये भी क्या हो गया? इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश ये क्या हो गया? इनफ्लो। उधार बेचेंगे तो नो फ्लो। परचेज ऑफ लैंड 10 लाख पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया और बदले में लैंड ले लिया, तो पैसे का तो कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ इसके अंदर। अदर देन कैश वाला टॉपिक है ये। तो इशू फुली, बोनस शेयर फ्री में इशू किया जाता है तो ये आएगा नो फ्लो। पैसा बैंक से विड्रॉ करो चाहे बैंक में जमा करो, भैया ये नो फ्लो होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ये, आप बैंक में जमा करो, मैं इस जेब से पैसा निकाल के इस दूसरी जेब में डाल दूंगा तो थोड़ी कहूंगा पैसा आ गया मेरे पास। जमा और निकालना नो फ्लो। इंटरिम डिविडेंड आउटफ्लो, आपने इंटरिम डिविडेंड पे किया, आउटफ्लो। लेकिन अगर प्रपोज डिविडेंड होता तो नो फ्लो, प्रोविजन बनाया आपने, नो फ्लो, बट एक्चुअली डिविडेंड की पेमेंट करी तो वो क्या हो गया? आउटफ्लो हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्कर में। एक ही बोलेगा बस, इतने सारे नहीं आएंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएगा।
अच्छा, फाइनेंशियल कंपनी किसको कहते हैं? फाइनेंशियल कंपनी मतलब जिनका काम लोन देना लोन लेना होता है, बेसिकली वो फाइनेंस कंपनी है, जिनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एक्शन ही यही है। इंटरेस्ट, रोज इंटरेस्ट पे करते हैं, रोज इंटरेस्ट मिलता है, रोज लोन देते हैं, रोज उनकी रीपेमेंट करते हैं, रोज लोन लेते हैं। ये सब चीज जो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में करे ना, उसको क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग कंपनी। आप हमेशा ध्यान रखना, एक स्टेटमेंट लिख लो, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। तो क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड पेड किया फाइनेंशियल कंपनी ने, ये कौन सी एक्टिविटी होगी? तो भैया ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ये आएगा। अच्छा, लोन या फिर इंटरेस्ट पे ले लो, चलो इंटरेस्ट पेड, यहां पे एक चीज लिख रहा हूं, इंटरेस्ट पेड। तो जो नॉर्मल कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है वो इंटरेस्ट पे कर रही है, तो उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन जो फाइनेंशियल कंपनी है, लाइक बैंक्स वगैरह हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, उनके लिए वो चीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बट डिविडेंड पेड हर किसी के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, डिविडेंड पेड हमेशा और हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा। ये बात ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इंटरेस्ट पेड हो, इंटरेस्ट पेड फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, बट नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए फाइनेंसिंग है। इसी तरह से लोन टेकन, लोन रीपे, लोन गिवन, ये सब फाइनेंशियल कंपनी के लिए कुछ और हो सकता है, बट नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग का पार्ट हो। जैसे इंटरेस्ट रिसीव, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, इंटरेस्ट रिसीव पढ़ा हमने, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो ऑपरेटिंग का पार्ट है। रोज लोगों से ये क्या करते हैं? लोन पे इंटरेस्ट कलेक्ट करते हैं, ठीक है? लोन गिवन बाय अ फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी ने लोन दिया तो उनका रोज का काम है, तो ये किस एक्टिविटी के अंदर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक नंबर में बोला है ये निकालने के लिए। आपने मशीन खरीदी 5 लाख की, लेकिन 25% चेक से दिया और बाकी के डिबेंचर इशू कर दिए। ध्यान रखना, आप कोई भी मशीन खरीद रहे हो, डिबेंचर इशू करके वो नो फ्लो है, और नो फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो आप जो मशीन खरीद रहे हो 25% चेक देकर, है ना, तो 5 लाख की मशीन है, 25% मतलब 1/4, 1,25,000 माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, किस नाम से? परचेज ऑफ मशीनरी के नाम से। आपने जो मशीन खरीदा है 1,25,000 का, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, वही रिकॉर्ड किया जाएगा, 5 लाख रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि बाकी के जो 3,75,000 है वो तो आपने बॉन्ड इशू कर दिया ना, डिबेंचर इशू कर दिया, और वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन 1,25,000 जो मशीन आपने खरीदा है, वो पैसे देकर जो खरीदा है, बॉन्ड इशू करके जो खरीदा है, वो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो इस तरह से एक एक नंबर के काफी क्वेश्चंस आते हैं। अब एक कुछ बच्चों ने मुझे सवाल पूछा था, मैं उसका आंसर भी दूंगा कि सर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट जो है वो लॉस है, उसको क्यों प्लस करते हैं नॉन कैश आइटम के अंदर, और गेन ऑन सेल को क्यों माइनस करते हैं, इंटरेस्ट इनकम को क्यों माइनस करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों प्लस करते हैं। ऐसे बच्चों ने मुझे पूछा था। तो हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में तो बच्चों को बता देते हैं, 12th लेवल पे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, 2 मिनट और लगेंगे आपके, ठीक है? देखते हैं समझ आता है कि नहीं, ठीक है? मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने एक फिक्स असेट खरीदा 50,000 का, उसको बेच दिया 60,000 का, तो गेन कितना आया? 10,000 का। तो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, इस गेन को क्रेडिट साइड दिखाऊंगा 10,000 रुपए, 10,000 का जी गेन हुआ है। रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन का नहीं है, इसीलिए गेन लिख रहे, नहीं तो प्रॉफिट लिखते। गेन मतलब कभी कभी, प्रॉफिट मतलब रोज का काम है। तो मशीन बेचना रोज का काम तो है नहीं। तो 50,000 की फिक्स असेट को 60,000 का बेचा है, तो 10,000 का हमारा जी क्या हो गया? गेन हो गया। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट कितना आ गया हमारा? 10,000 का गेन हो गया, ठीक है जी। अब ये 10,000 आपने P&L में भेजा होगा, और उसके बाद सरप्लस आपका 10,000 से बढ़ गया होगा। जो भी चीज आप P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हो, वो हमारे नेट प्रॉफिट को बढ़ाता है। तो हमारा जो सरप्लस है वो 10,000 से बढ़ गया होगा, तो नेट प्रॉफिट हमारा 10,000 से इंक्रीज हो गया। और यही नेट प्रॉफिट हम क्या करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ऊपर लेते हैं, और इसके अंदर 10,000 रुपए इंक्लूड है,
सबसे ऊपर लेते हैं, तो इसके अंदर ऑलरेडी 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि ये यही वाला प्रॉफिट यहाँ पे आता है, P&L अकाउंट वाला जो नेट प्रॉफिट है वो आता है। तो 10,000 का जो प्रॉफिट है वो इसके अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी। इसीलिए हम यहां से क्या करते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट जो है वो जो 10,000 है हम माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम फाइनेंसिंग, जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे ना, तो उसमें सेल ऑफ मशीनरी दिखाएंगे कितनी, 60। तो देखो यार, इस 60 के अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूड है, इस 60 के अंदर 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, और इस सरप्लस के अंदर भी 10,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है, क्योंकि वो P&L में जा चुका है। इसीलिए कई बार लिखा होता था, आप याद करो, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ P&L और इंक्लूडेड इन प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है, और वही प्रॉफिट हम कैश फ्लो में बेस मानते हैं। आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेस क्या है, कहां से कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरुआत होती है, सरप्लस से, प्रॉफिट से। इसके अंदर प्रॉफिट है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, असेट को बेच रहे हो 60,000 का, फाइनेंस इन्वेस्टिंग के अंदर आपको पता है प्लस का 60 दिखाओगे, इसके अंदर भी प्रॉफिट है, 2 बार प्रॉफिट आ गया। नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट को माइनस करते हैं, सिर्फ नेट इफेक्ट दिखाने के लिए, डबल इफेक्ट ना हो जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं, एक बार हम घटा देते हैं। अगला, 60 की चीज को 50 में बेचा, 2 लॉस, यहाँ पे जो लॉस आएगा 10,000 का लॉस आ गया, तो जो नेट प्रॉफिट है वो 10,000 से गिर जाएगा। भाई अगर डेबिट साइड लिखोगे, मान लो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है 1,10,000 का, तो यहाँ पे 1 लाख आएगा ना 10 घटाने के बाद नेट प्रॉफिट, तो ये नेट प्रॉफिट गिर जाएगा इस लॉस से, नेट प्रॉफिट कम हो गया। यही कम वाला जो नेट प्रॉफिट है वो कैश फ्लो का बेस बनेगा, कैश फ्लो के शुरू में वही सरप्लस हम लोग लिखेंगे, और जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो उसमें सेल ऑफ मशीनरी कितना दिखाएंगे, 60 का बेचा 50 में 50 दिखाएंगे। तो इससे भी, इसके अंदर भी वो 10,000 नहीं है, और इसके अंदर भी 10,000 नहीं है सरप्लस के अंदर, क्योंकि वो कम हो गया। यहाँ भी 10,000 कम हो गया, यहाँ भी 10,000 कम हो गया। कॉस्ट कितने की है, 60 की, यहाँ 50 दिखाया, 10 यहाँ कम हो गया, और यहाँ भी प्रॉफिट लॉस में लिखने से प्रॉफिट 10,000 कम हो गया। दो बार हमारा प्रॉफिट गिर गया। ठीक करने के लिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये सिर्फ रीजन तुम्हें समझाने के लिए कि क्यों लॉस को ऐड करते हैं, क्योंकि 2 बार नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, डबल इफेक्ट कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको करते हैं। ओके, तो समझ आया, लॉस क्यों प्लस करते हैं, गेन क्यों माइनस करते हैं। अगला, इंटरेस्ट मिला, तो जब P&L अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट मिला तो बाई इंटरेस्ट रिसीव दिखा दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये चीज दिखाने से आपका जो सरप्लस है वो बढ़ जाएगा। भाई P&L अकाउंट में इनकम साइड, क्रेडिट साइड कोई चीज दिखाओगे, सरप्लस बढ़ जाएगा। तो जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, यही सरप्लस आपका ओपनिंग बनेगा, यही सरप्लस आपका बेस बनेगा, बढ़ा हुआ है सरप्लस जो भी इंटरेस्ट मिला आपको। और इंटरेस्ट रिसीव आप क्या करते हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी प्लस कर दोगे कि इंटरेस्ट मिला है जी 10,000 का मान लो, तो एक बार इसके अंदर भी इंटरेस्ट है, एक बार इसके अंदर भी इंटरेस्ट है, 2 बार इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इसीलिए इसको क्या करते हैं, ऑपरेटिंग से माइनस करते हैं इंटरेस्ट इनकम के नाम से। और ये भी रीजन है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इंटरेस्ट रिसीव जो है, अच्छा फाइनेंसिंग में नहीं, इन्वेस्टिंग में प्लस करते हैं, सॉरी, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन वो तो ऑपरेटिंग के अंदर भी आता है माइनस में। तो बेटा देखो, इंटरेस्ट रिसीव है पार्ट तो इन्वेस्टिंग का ही, इन्वेस्टमेंट करने से इंटरेस्ट मिलता है, तो इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का ही पार्ट है। लेकिन नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, एक बार सरप्लस के अंदर इंटरेस्ट छुपा हुआ है, देखो यहाँ लिखने से नेट प्रॉफिट बढ़ गया आपका, सरप्लस बढ़ गया, और एक बार आपने इन्वेस्टिंग में भी ऐड कर दिया, 2 बार ऐड कर दिया। नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए उसका हम लोग इंटरेस्ट इनकम को एक बार माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग से, ग्लिड वाले पोर्शन में। ठीक है, इसका उल्टा इंटरेस्ट पेड, अगर आप यहां लिखोगे नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ये नेट प्रॉफिट कम है, और इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग से माइनस भी करते हैं, ये भी कम है, एक बार यहां से माइनस कर दिया, 2 बार माइनस हो जाता है। इसीलिए इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम क्या करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस को प्लस कर देते हैं ऑपरेटिंग के अंदर। आई समझ, ऑपरेटिंग के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि 2 बार माइनस हो गया ना, तो एक बार होना चाहिए, तो नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए सब प्रॉफिट के अंदर इसे प्लस कर देते हैं। तो ये रीजन है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, और बहुत ज्यादा अभी आपको जानने की इसके बारे में ना जरूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरा फर्ज था बताना, आप लोगों ने पूछा कमेंट में तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें हैं जिनका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, ध्यान समझना, बस 5 मिनट और हमारा पूरा कैश फ्लो एंड हो जाएगा, ध्यान सुनना। सबसे पहला, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। जब आप शेयर इशू करते हो तो शेयर्स प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है, आपने पढ़ा है इशू ऑफ शेयर्स में।
तो अगर एडिशनल पॉइंट में कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम होना, मान लो प्रीमियम 10% है, शेयर था 5 लाख, अब हो गया 6 लाख, तो जितना शेयर इशू किया, इशू कितना किया 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना बनेगा 10,000, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम है। बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल आप देखते हो ना, वो फेस वैल्यू पे होता है, आपको पता ही है बैलेंस शीट में हमेशा फेस वैल्यू पे आता है शेयर कैपिटल, प्रीमियम अलग जगह आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो 1 लाख का शेयर इशू किया 10% प्रीमियम पे, तो 10,000 का जो प्रीमियम है, तो इसका मतलब आपको 1,10,000 मिलेगा, तो फाइनेंसिंग में 10,000 प्लस कर दोगे आप, क्योंकि 1 लाख तो फेस वैल्यू का मिला, लेकिन प्रीमियम भी मिलेगा 10,000 का, तो फाइनेंसिंग में कैश फ्लो 1,10,000 टोटल होगा। मतलब फाइनेंसिंग के अंदर टोटल 1,10,000 करोगे, 1 लाख तो करना ही करना है, नो डाउट, वो तो फाइनेंसिंग में आएगा इशू ऑफ शेयर्स, पर जो सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 वो भी मिला है, वो भी आप ऐड कर दोगे, फाइनेंसिंग में प्लस करोगे, ऑपरेटिंग में माइनस कर दोगे, ग्लिड वाले पोर्शन थे, ठीक है। GLID यानी कि जो नॉन कैश वाला आइटम है, नॉन कैश आइटम है, उसमें आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा 10,000 और यहाँ 10,000 माइनस। सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर एडिशनल पॉइंट में है तो दो ट्रीटमेंट, हर एडिशनल पॉइंट का दो ट्रीटमेंट होगा, फाइनेंसिंग से फाइनेंसिंग में प्लस होगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा। लेकिन अगर वो बैलेंस शीट के अंदर है, बैलेंस शीट के अंदर ही दे रखा है, जैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया होता है ना, वैसे ही, तो अगर बढ़ेगा इंक्रीज तो फाइनेंसिंग में प्लस, और अगर डिक्रीज हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो पक्की बात है बोनस शेयर इशू किया होगा, तो उसको आपने इग्नोर करना है। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है ना, तो पक्की बात है कंपनी ने बोनस इशू किया होगा। 3:1 में 3 को 1 शेयर फ्री दे दिया, तो अगर 3 लाख है ना, ये 4 लाख है, और आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी 1 लाख रुपए कम हो रहा है, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है पहले 3 लाख शेयर था, अब 4 लाख शेयर हो गया, तो 1 लाख फाइनेंसिंग में प्लस करोगे, मत करना, क्योंकि पैसा नहीं आया। ये जो 1 लाख शेयर इशू हुआ है वो बोनस शेयर इशू हुआ है, तो उसमें देखना तुम, पक्की बात है सिक्योरिटीज प्रीमियम भी 1 लाख से कम हो रहा होगा, क्योंकि प्रीमियम निकालकर आपने इशू किया है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी कुछ मत करना, अगर कम हो रहा है तो इग्नोर, और फिर आप इशू ऑफ शेयर्स का भी कुछ मत करना जो फ्री में इशू हुआ है, जो बोनस है। हम वही चीज कैश फ्लो में लेते हैं जो पैसे में इशू होता है, ठीक है। तो अगर सिक्योरिटी में एडिशनल पॉइंट में है तो फाइनेंसिंग में प्लस, ऑपरेटिंग में माइनस, और अगर बैलेंस शीट के अंदर है, बढ़ रहा है तो प्लस कर देना, घट रहा है तो इग्नोर कर देना, पक्की बात है वो बोनस इशू हुआ होगा। फिर इशू ऑफ शेयर्स को भी इग्नोर करना, देखो ऐसे लिखा होगा, बोनस इशू आउट ऑफ कैपिटलाइजिंग रिजर्व। कैपिटलाइजिंग रिजर्व मतलब क्या है, जब हम नॉर्मल इशू करते हैं ना, तो हम करते हैं बैंक टू शेयर कैपिटल, बोनस इशू करेंगे तो एंट्री पास करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व टू शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी कुछ मत करना, शेयर कैपिटल भी कुछ मत करना, इस पूरे ट्रांजेक्शन को कैश फ्लो में इग्नोर करना है। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद आ गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। सीबीएसई का सैंपल पेपर क्वेश्चन है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, और ये हमेशा आपको कहां मिलेगा, एडिशनल पॉइंट में ही। तो जो भी आपने प्रीमियम पे किया है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, तो उसे फाइनेंसिंग से माइनस कर दोगे और ऑपरेटिंग में प्लस कर दोगे, ठीक है। किस वाले पोर्शन में, ग्लिड, गुडविल, लॉस ऑन इशू, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन वाले में। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो और डिबेंचर इशू करते वक्त कोई डिस्काउंट आपने दे दिया, तो फाइनेंसिंग से माइनस, पैसा नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। 1 लाख के डिबेंचर इशू किए तो आप 1 लाख यहां लिख दोगे, जितना भी आपने डिस्काउंट दिया है वो माइनस कर देना, और वही सेम ऑपरेटिंग में प्लस कर देना, चाहे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हो, दोनों फाइनेंसिंग से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, डिबेंचर्स चाहे शेयर्स कुछ भी हो। बाकी ये शेयर डिस्काउंट पे तो इशू होता नहीं, शेयर तो प्रीमियम पर इशू होगा, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ही आएगा यहाँ पे। ओके, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग से माइनस, ध्यान रखना कौन से पोर्शन में, ग्लिड वाले में। अच्छा, इसके बाद ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किसको बोलते हैं, ठीक है। जो आप सबसे पहले सरप्लस लिखते हो ना, ध्यान सुनना बेटा, सरप्लस में 4 चीजें ऐड करते हो, टिप, TIPP, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसी में आप एक चीज और ऐड करोगे, वो क्या ऐड करोगे, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, वो आप ऐड कर दोगे, ध्यान रखना, ठीक है। लॉस ड्यू, जो भी लॉस ड्यू टू फायर, ड्यू टू अर्थक्वेक, वो आप ऐड कर दोगे। इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो आइटम जो आमतौर पे नहीं होता है, जो जनरली नहीं होगा, लेकिन हाँ वो आपको देखने को मिल सकता है, लॉस बाय फायर, डिजास्टर, अर्थक्वेक, ऐसी कोई चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सोचा नहीं था भैया, लेकिन ये हो गया, मैं क्या करूं। मैंने बोला भाई बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा, कमिट कर दिया, बैचेस बना दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन लास्ट में भूकंप आ गया और मैं ही दब गया बिल्डिंग के नीचे, तो भैया क्या हो सकता है, तो वो लॉस हो गया, मशीन दब गई, खराब हो गया, वो लॉस हो गया। तो जो भी हमारा लॉस हुआ है वो प्लस करेंगे,
और अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम उस पे मिल जाता है, कोई इनकम आ जाती है, तो वो माइनस करेंगे। ध्यान रखना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जो भी लॉस हुआ है वो प्लस, और उससे जो भी इनकम या जो भी क्लेम मिला है इंश्योरेंस कंपनी से जो भी आया है वो माइनस, ये ट्रीट करोगे आप, ठीक है। तो केस वन कहता है, केस वन, पहले केस टू देखते हैं। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक 70,000, तो 70,000 प्लस कर दोगे। इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है 50,000, वो माइनस कर दोगे। और वो कहां करोगे? इसी टिप के अंदर करोगे, नॉन कैश आइटम से पहले। तो टिप में 4 चीज तो बताई थी, तो लॉस ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो प्लस करोगे, और उससे जो इनकम आई है वो माइनस करोगे। आई बात समझ? अच्छा सर, अगर खाली लिखा है कॉम्पनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर 50,000, तो ये 50,000 ही प्लस होगा, 50,000 ही माइनस होगा। यानी कि इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है वो तो माइनस करते हो, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम हवा में थोड़ी मिल जाएगा। अगर मुझे 50,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है तो पक्की बात है कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा। सर लॉस गिवन नहीं है, तो 50,000 का ही लॉस मान लो फिर, जब गिवन नहीं है। तो जैसे इनकम टैक्स पेड लिखा रहता है तो हम मेड भी वही मानते हैं। तो अगर आपको कॉम्पनसेशन लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली लॉस भी हुआ होगा, ठीक है। खाली लॉस अगर दिया है तो सिर्फ प्लस करोगे, कॉम्पनसेशन माइनस नहीं करोगे। खाली लॉस दिया है तो लॉस ही हुआ है, बस कॉम्पनसेशन कुछ नहीं मिला तो खाली प्लस कर देना। लेकिन प्लस लॉस और कॉम्पनसेशन दोनों दिया है तो लॉस प्लस कॉम्पनसेशन माइनस। खाली कॉम्पनसेशन दिया है तो प्लस माइनस दोनों करोगे, ये मानते हुए कि भाई लॉस भी हुआ होगा। बट खाली लॉस अगर दिया है तो कॉम्पनसेशन की कोई गारंटी नहीं है, तो खाली लॉस को सिर्फ और सिर्फ प्लस करना। कहां पे? सरप्लस में, टिप के नीचे, TIPP के नीचे। ध्यान रखना, लिख लेना इस चीज को। और हमारा लास्ट इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स पेड क्या होता है सर? ऑपरेटिंग में प्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और टैक्स पेड ऑपरेटिंग से ही माइनस होता है। लेकिन अगर इनकम टैक्स रिफंड कभी दे दिया तो आप क्या करोगे? ध्यान समझना। जैसे एक क्वेश्चन है, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है 70,000, टैक्स पेड दिया है 50,000। तो आपको पता है टैक्स पेड ऑपरेटिंग से माइनस होगा और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ऑपरेटिंग में प्लस होगा, पता है। इनकम टैक्स रिफंड 10,000 का है, तो ये 10,000 दोनों फिगर से आप माइनस कर दोगे, बस यही काम है, ठीक है। लिख लो, इनकम टैक्स रिफंड को प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड टैक्स पेड दोनों से माइनस करना है। तो अब कोई मुझे पूछेगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड कितना है? 60, टैक्स पेड कितना है? 40। तो ये 60 ऑपरेटिंग में प्लस होगा, ये ऑपरेटिंग से माइनस होगा। सर नेट इफेक्ट तो वही है, बात तो बराबर है, लेकिन कैश फ्लो में प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। आंसर भले मैच हो जाए बट प्रेजेंटेशन जरूरी, तो प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, कई बार टीचर पकड़ लेता है वो। तो अगर इनकम टैक्स रिफंड आपको मिल जाता है 5,000, 10,000, जो भी इनकम टैक्स रिफंड है, उस फिगर को प्रोविजन फॉर टैक्स मेड से भी माइनस कर दो और टैक्स पेड से ही माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसका ट्रीटमेंट आपको कैश फ्लो के अंदर करना है, और ये टिप के साथ ऐड करना है, लॉस प्लस इनकम माइनस, लॉस प्लस इनकम माइनस। खाली इनकम दिया है तो वही लॉस मान लेंगे, खाली लॉस दिया है तो फिर इनकम को जीरो मानो, फिर लॉस को ही प्लस करना है। बस दोनों दिया है तो लॉस को प्लस, इनकम को माइनस। दैट्स इट। हर एक चीज विद रीजन, लॉजिक, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया। इससे बाहर पेपर में ना कभी आया ना कभी आएगा। एंड इसके साथ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आज ऑफिशियली खत्म हो गया, हमारा अकाउंट्स का सिलेबस आज खत्म हो गया। तो प्लीज जिन जिन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने क्लासमेट दोस्तों को हर जगह, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, जहां भी है, शेयर कर दो। 1 दिसंबर शाम को 6 बजे लाइव आऊंगा और पूरा रिवीजन कराऊंगा फंडामेंटल्स का। स्केड्यूल मैं आपको दे चुका हूं, उसको रख लो, और डेली बेसिस पे लाइव क्लास में कराऊंगा, और आप लाइव में रिवीजन करोगे, फिर शाम को उसके MCQ भी बनाओगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।